इस वक्त हम उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुफ्ती समून कासमी जी के साथ हैं और उनसे हम ये पूछेंगे कि केंद्र सरकार जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाई है उस पर उनकी क्या राय है। मुफ्ती साहब। इंतखाब साहब, आपका उत्तराखंड राज्य के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपका सवाल कि केंद्रीय सरकार वक्फ संशोधन बिल 2024 क्यों लाई जी और क्यों लाना चाहिए। आज़ाद साहब, इस आज़ाद भारत के अंदर मुसलमानों के ही नहीं, अन्य जो कम्युनिटीज़ हैं उन सब के औकाफ हैं, वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जी। वक्फ क्योंकि एक अरबी का शब्द है, तो ये जो दान की हुई प्रॉपर्टी उसी को कहते हैं। अब मैं बहुत शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि 60 साल केंद्र के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर सरकार चली और अब तक उन तमाम जो वक्फ बोर्ड गठित हुए उनके अंदर मुसलमानों को ही बनाया गया। जी। विडंबना ये रही कि औकाफ को बोर्ड खा गए या बोर्डों को वक्फ ने बेईमान बना दिया। तो उस प्रॉपर्टी का इतना मिसयूज किया, इतना उसका दुरुपयोग किया, हर कीमती ज़मीन के ऊपर, हर कीमती जगह के ऊपर उन्हीं सरकर्दा मुसलमानों के आपको या तो ऑफिस की शक्ल में मिलेंगे या उनके बड़े बड़े रेजिडेंशियल या कमर्शियल शॉप, मॉल ये मिलेंगे। तो जिस कौम के पास इतनी प्रॉपर्टी हो कि रेलवे के बाद और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी जिस कम्युनिटी के पास हो, उस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग जिनके लिए वक्फ की गई थी, यतीम, बेवाएं, तलाकशुदा महिलाएं, कमज़ोर मुसलमान, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कॉलेज होने चाहिए थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए थे, बड़ी मार्केटें होनी चाहिए थी, ताकि उसकी आमदनी से वो लोग एजुकेशन हासिल करके बड़े बड़े मनसबों पे पहुंचते, बिजनेसमैन होते और वो एक अच्छे नागरिक होते। नागरिक से मेरी मुराद ये है कि वो अपने देश को, अपने देश के डेवलपमेंट में, विकास में, उसकी एकता में, उसके राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लायक बनते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, 2005 में जस्टिस राजेंद्र कमेटी का गठन हुआ, 2006 में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और 2006 में जो रिपोर्ट पेश की उसमें उन्होंने ये लिखा कि 12,000 करोड़ रुपए की इनकम वक्फ बोर्ड से हो सकती है। लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई तब तक एक लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही, कांग्रेस ने लागू नहीं किया और आज जो वक्फ बोर्ड के जो कर्ता धर्ता है आज मुसलमानों के हाथ में है। सरकार तो अब लेना चाह रही है। ये 200 करोड़ का हिसाब वक्फ बोर्ड को दिखा रहे हैं। ये जो 1000 करोड़ का गबन है ये किन लोगों के पास जा रहा, कमज़ोर को तो मिल नहीं रहा, जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक है कि 50,000 करोड़ की सालाना इनकम है वक्फ बोर्ड की। तो ये क्या लफड़ा है, थोड़ा सा इसमें रोशनी डालें। मैं आपसे आज़ाद साहब ये बात कहना चाहूँगा कि एक शेर है कि इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। मैं बहुत ईमानदारी के साथ एक मैसेज आपके ज़रिए से पूरे देश के मुसलमानों को पहुँचाना चाहता हूँ। आखिर जो बोर्ड गठित होते थे वो मुसलमान ही उन बोर्डों में आते थे। उन्होंने ही सारे काम किए। जस्टिस राजेंद्र सिंह सच्चर जी बड़ी ईमानदारी और मेहनत के बाद उन्होंने
इस सच्चाई को उस वक्त की कांग्रेस सरकार के सामने रखा था जी। और उन्होंने ये कहा कि भाई इस प्रॉपर्टी से सारे मुसलमानों को की किफ़ालत हो सकती है, उनकी एजुकेशन का अच्छा प्रबंध हो सकता है। जी जी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन लोग थे, वो कौन सी सरकार थी, वो सेकुलर सरकार कहने वाली, मुसलमानों की हितैषी कहलाने वाली, और मुसलमानों ही के वो लोग थे जो बोर्डों के अंदर होते थे जी। और वो आज मुसलमान उन तमाम प्रॉपर्टियों का आज की सरकार जी माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी, जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बनने वाली सरकार जी 10 साल से आज 11वें साल के अंदर प्रवेश कर चुकी है। जी। मैं एक बात मुसलमानों से पूछना नहीं चाहता हूँ, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने गिरेबान के अंदर झांकें जी कि उन्होंने कौन सा आपके अधिकारों का हनन किया है, कौन सी चीज़ को आपकी छीना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कच्चे मकान मुसलमानों के पक्के हुए हैं, उनके घरों के अंदर टॉयलेट बनी है, जी उन्हें आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज हुआ है। जी। तो आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज 2024 में अगर वो उन बेवाओं का, उन यतीमों का, उन कमज़ोर लोगों का अगर अल्लाह पाक ने किसी के दिल के अंदर ये बात डाली कि भाई ये तो बर्बाद हो रही हैं ये प्रॉपर्टियाँ, और उन्हें अब एक्ट बना करके 2013 में जितनी अथाह पावर दी गई, उस पावर का इस्तेमाल उन्होंने अपने कल्याण के लिए किया, मुसलमानों के लिए फिर नहीं किया। तो आखिर जी मेरा ये सवाल है कि क्यों नहीं 2024 संशोधन बिल ला करके उन प्रॉपर्टियों का संरक्षण किया जाए। और माननीय हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, वो भी माइनॉरिटी से आते हैं, उन्होंने बहुत दर्द के साथ, मेरी स्वयं बात हुई, उन्होंने इस बात को कहा कि भाई मुसलमानों, तुम्हें कांग्रेस ने, और मैं ये बात सीधे कह रहा हूं, तुम्हें कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी से डरा करके वोट बैंक बनाया, तुम्हें मुख्य धारा से काट दिया, मेन स्ट्रीम से काट दिया। आखिर कब आप जागेंगे और वही लोग जो आपके मसीहा बन करके आज निकल करके सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, या आपके जहनों में ये बात डाल रहे हैं कि आपकी मस्जिदों पे कब्जा हो जाएगा, आपके कब्रिस्तानों को कब्जा लिया जाएगा, वही लोग उन कब्रिस्तानों के ऊपर, उन मस्जिदों के ऊपर और वही उस प्रॉपर्टी के ऊपर कहीं वो मुतवल्ली के तौर से हैं, कहीं उनके अपने ऑफिस बने हुए हैं। आखिर क्या आप इन बातों पर कभी गौर नहीं करोगे? नहीं, उदाहरण के तौर पे अभी जो सरकार का वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया है, जमीयत उलेमा हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने बाकायदा एक QR कोड जारी करके देश भर की मस्जिदों में, गली कूचों में मुसलमानों के अंदर जन जागरण अभियान चलाया। लेकिन उन्हीं के बेटे सहारनपुर में एक कस्बा पड़ता है बेटा, वहाँ एक मदरसा चलाते हैं, मदरसा मदनी, उसके संचालक हैं उनके बेटे मौलाना हबीबुल्ला मदनी। और वो सहारनपुर में आपने मुफ्ती साहब सुना होगा कि एक वक्फ नंबर 322 मौलवी नाजिर हसन है, वो उस प्रॉपर्टी के अध्यक्ष हैं, और उसमें दोनों पक्षों से तकरीबन 6 मुकदमे दर्ज हो चुके। हम मौलाना अरशद मदनी साहब से व्यक्तिगत तौर पर मिले, लेटर लिखा, अखबारों में दिया। वो उधर तो लड़ाई लड़ रहे वक्फ बचाने की, और उधर उनका बेटा जो है वक्फ को लुटवा रहा है। ये दोहरी मानसिकता, दोहरापन जो चल रहा है मुसलमानों के साथ, इस पर थोड़ा सा आप बताएं। नहीं, देखिए, मैं सीधे तौर से तो उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ जी जी, मगर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यही तो चीज़ है। इसी को एक मिसाल के तौर से कहा जा सकता है कि खेत को बाढ़ खा रही है या बाढ़ को खेत खा रहा है। तो यहाँ तो बाढ़ ही खेत को खा रही है। तो इसलिए मैं तो इस संदर्भ में एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे कौल व फेल के अंदर तजाद नहीं होना चाहिए, और मुसलमानों को यही बात समझने की ज़रूरत है कि कुरान हमसे कहता है जी
लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम उस अमल को क्यों करते हो जिसके ऊपर तुम खुद अमल नहीं करते हो। मैं बहुत बड़ी आजिज़ी के साथ ये मुसलमानों से फिर मुखातब हो के बात कहना चाहता हूँ कि आखिर अगर आपको इस दीन को आप एक ऐसा दीन समझते हैं जो लोगों को गुमराही से निकाल करके राह निजात का रास्ता बताता है, तो आखिर आप उस रास्ते को क्यों ख़राब कर रहे हैं। आप अपनी आक़िबत को, अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को क्यों आपने जो है वो अंधकारमय बना दिया है। मैं एक बात बहुत बड़ा वाज़ेह तौर से कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान को समझना चाहिए। जैसे कुरान कहता है, अल्लाह कहते हैं कुरान के ज़रिए से क्या कि अल्लाह कहते हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर इला आखिरी। इसमें अल्लाह कहते हैं कि हुकूमत तो हमारी है, हम जिसे चाहते हैं उसे अता करते हैं और हुकूमत हमारी तरफ से इज़्ज़त है। तो भाई दुनिया भर के मुसलमानों से, ख़ास तौर से भारत के मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज उस परवरदिगार आलम ने जिसकी मर्ज़ी के बग़ैर पत्ता नहीं हिलता, कुन फ़यकून के मालिक हैं, तो आखिर उन्होंने अगर किसी को हुकूमत के तौर से इज़्ज़त दी है तो आप कौन हैं उनकी तज़हीक और तज़लील करने वाले। आप कौन हैं उन्हें मुसलमानों का दुश्मन बनाने वाले। 140 करोड़ की बात करने वाला प्राइम मिनिस्टर भारत के अंदर पहली बार ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है जिसने बगैर किसी भेदभाव के सबके कल्याण के लिए काम किया है। और यही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, जल की यानी गंगा की पवित्रता की, हिमालय के संरक्षण की जो बात करते हों, वो मुसलमानों का कत्ल कैसे करेंगे, उनका वध कैसे करेंगे। एक मुसलमानों के अंदर एक ऐसी जमात पैदा हुई और उसमें सब में एक हैं इस बारे में कि आरएसएस और बीजेपी से इतना खौफजदा किया, और उस खौफ का नतीजा ये था कि एक बड़ी पार्टी जिसने बड़े लंबे अरसे तक सरकार चलाई, मेरी मुराद कांग्रेस है, उनके मीडिएटर बन करके मुसलमानों को इतना कमज़ोर कर दिया कि उनमें सोचने और समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई। आज की ये सरकार वक्फ संशोधन हो, बिल हो, या यूसीसी हो, या और अन्य कार्य हो, वो संविधान के दायरे में रहते हुए वो अमेंडमेंट हो रहे हैं जिसका आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक पहल की यूसीसी लाने की, और वो यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होकर के 9 नवंबर को वो लागू हो जाएगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उस ड्राफ्ट के अंदर मुसलमानों के या इस्लाम के या किसी धर्म के खिलाफ कोई चीज़ नहीं है। आपके रस्म व रिवाज, आपकी शादी, आपके ब्याह, आपके निकाह सब वैसे ही होंगे जैसे होते आ रहे हैं। हाँ, आपके उन तमाम कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा। जैसे हलाले का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, उसका मिसयूज़ किया इन तथाकथित मौलवियों ने, उसके ऊपर अंकुश लगेगा। महिलाओं को बराबरी मिलेगी जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में ये कहा कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी बहन है और ये तुम्हारी वाइफ है। उन चारों रिश्तों की पवित्रता को बताने वाला हमारा रसूल जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए हैं, आज हमारे अमल से लोग हमें देख करके उनके बारे में लबकुशाई करने की कोशिश करते हैं। वो हमारा अमल उसके लिए जिम्मेदार है। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यूसीसी उत्तराखंड राज्य के अंदर वक्फ 2024 संशोधन बिल केंद्रीय सरकार का, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग, दोहरा रहा हूँ उस बात को, जो लोग पशु पक्षियों की, पर्यावरण की, गाय की और गंगा की हिफाजत की बात करते हों, तो उन्हें वो कैसे मुसलमानों का वध करेंगे, उनका कत्ल कैसे करेंगे। तो इसलिए मुसलमानों को इन तमाम चीज़ों में
गुमराह नहीं होना चाहिए। ये इसकी कुंडली ज़रूर खंगालनी चाहिए कि आखिर वो वक्फ संपत्ति जो मुसलमानों के पास तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है उस पर काबिज कौन है, 2-2 रुपए के किराए पर कौन काम कर रहे हैं। वो उन्हीं खानदानों के लोग मिलेंगे जो मुसलमानों के सरकर्दा लोग कहलाते हैं, उनके हितैषी कहलाते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम तो तुम्हारे हमदर्द हैं। ये बिल्कुल वही दौर है कि जो मक्के के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर से गुजर रहे थे वो यही कहते थे, यही तसव्वुर देते थे वो मक्के के लोगों को उस वक्त कि हम तो तुम्हारी हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। और रसूल पाक के बारे में उस वक्त उस ज़माने के अंदर ऐसे ही बकवास करते थे लोग जैसे आज के ये बदबख्त लोग कर रहे हैं। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की पार्टी है। मुसलमानों को उससे परहेज नहीं करना चाहिए और इन तथाकथित लोगों से के बहकावे में तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, मुझे यकीन भी है, मुझे अल्लाह के ऊपर भरोसा है कि जिस अल्लाह पाक ने जिस इंसान को ये जिम्मेदारी दे के बिठाया है उस इंसान की बैकग्राउंड कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड नहीं है, किसी राजघराने से नहीं आए हैं, किसी राजघराने से नहीं आए हैं, एक आम आदमी के घर पैदा हुए। तो मुझे ये कह सकता हूं इस संविधान की ये देन है। तो इसलिए वो संविधान की वजह से जो शख्स आया हो, जो पार्टी, जो संगठन उस संविधान से उसे बल मिला हो, वो उसे ख़त्म नहीं कर सकते। आपके मुताबिक जो लोग वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोपगंडा कर रहे हैं वो ही इस पर काबिज हैं, गाय बगाया दाया बाएं से कहीं को हड़प रहे हैं। बिल्कुल। ये थे हमारे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के मुफ्ती समून कासमी साहब जो चेयरमैन हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर बड़ी साफगोई के साथ अपनी बात रखी। तहलका एक्सप्रेस के साथ एडवोकेट इंतखाब आज़ाद।